Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. This is Bahia Model School, PNAD, Maripur. I am Aksanas from Primary Wing, your mathematics teacher. Welcome to the class, students. Hope you're fine and doing well. Going to start lecture number 12, in which we are going to discuss about area of a square and area of composite shape. एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है वो कुछ इस तरह से है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ कंपोजिट शेप के लिए डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है जिसको हम पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर पहले फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए एल के ऊपर स्क्वायर मौजूद है, इसको हम अपनी फिल इन द ब्लैंक्स में भी ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, लेकिन एक और एग्जांपल यहाँ सॉल्व करते हैं ताकि आप उसको आसानी से ईजिली समझ सकें। L इज़ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इस पूरे एरिया यानी कि स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए जो एक चीज़ हमें चाहिए होती है वो क्या होती है, लेंथ। इसमें ब्रेथ की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमारे पास जो शेप है स्क्वायर के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इसकी 4 साइड्स क्या होती हैं, बिल्कुल इक्वल होती हैं। तो इसकी लेंथ और ब्रेथ बिल्कुल बराबर होगी, इसीलिए आपको इसमें ब्रेथ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप लेंथ से ही एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला जैसे कि ऊपर स्क्रीन में आप देख चुके हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू एल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में एरिया ऑफ स्क्वायर के साथ हम एल के बजाय क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू, यानी कि एल किसके बराबर है, 13 के बराबर है। तो 13 जैसे कि एक स्क्वायर है, इसकी साइड्स क्या है, 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर एंड देन 13 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो इस तरह से एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है एल स्क्वायर। आप एल लेंगे यानी कि एक साइड लेंगे, जैसे कि इसमें से कोई भी एक साइड, क्योंकि तमाम साइड्स की लेंथ बराबर होती है इसलिए आपने 13 ले लिया। एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ 13 सेंटीमीटर है, आपने 13 लिया, एल की जगह आपने 13 लिख दिया। ठीक है, और उसके ऊपर आप लगा देंगे स्क्वायर। अब स्क्वायर का क्या मतलब होगा, स्क्वायर कहते हैं दैट टू मल्टीप्लाई द वैल्यू बाय इटसेल्फ। ठीक है, ये जो वैल्यू है जो भी आपकी ब्रैकेट के अंदर लिखी है, चाहे यहाँ पे 4 हो चाहे 5 हो, जो भी नंबर हो उसके ऊपर अगर स्क्वायर है तो दैट मीन्स आपने उसको क्या करना है, अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, उस नंबर को वापस अपने आप से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 30 को 13 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 13 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। स्क्वायर का मतलब है कि ब्रैकेट में मौजूद नंबर को 2 मरतबा खुद से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 13 का मल्टीप्लिकेशन 13 के साथ ही होगा और हमें आंसर मिलेगा एरिया ऑफ स्क्वायर का। ठीक है, अब 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या रफ वर्क में 13 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 3 ज़ार 9, फिर 3 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, 3 1 ज़ार 3। इस तरह से जो हमारी वंस के प्लेस पे वैल्यू थी वो खत्म हो गई, यानी कि फर्स्ट वैल्यू खत्म हो गई, तो एक बॉक्स खाली छोड़ देंगे यानी कि क्रॉस। फिर 1 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, 1 3 ज़ार 3 एंड 1 1 ज़ार 1। इसको प्लस करते हैं, 9 3 और 3 6 और 1 169 हमारे पास आंसर आ गया है। 169 आंसर आया हमारे पास, 169 सेंटीमीटर आंसर आया एरिया ऑफ स्क्वायर का। लेकिन याद रखिए क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यूज़ जिनके साथ सेंटीमीटर था, जैसे हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ 13 के साथ सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को जो सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cm स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक cm वाली वैल्यू को दूसरी cm वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया गया है तो यहाँ पर cm स्क्वायर आ जाएगा, तो इसकी पावर प्लस होकर क्या हो जाएंगी, cm स्क्वायर। जैसे कि cm मल्टीप्लाई बाय cm, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों सेंटीमीटर में से एक ले लेंगे, यहाँ पर 1 है यहाँ भी 1 है, तो दोनों की पावर प्लस होगी, 1 और 1 2। इस तरह से cm स्क्वायर यूनिट के साथ क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। तो ये था हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड पार्ट की तरफ जिसमें हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ कंपोजिट शेप के बारे में। एरिया ऑफ कंपोजिट शेप किसे कहा जाता है, कंपोजिट शेप कहते हैं किसी भी ऐसी शेप को जिसमें एक से ज़्यादा फिगर्स मौजूद हों। ठीक है, अब एक कंपोजिट शेप का एरिया कैसे फाइंड किया जाएगा, बाय डिवाइडिंग द शेप इनटू स्क्वायर और रेक्टेंगल्स। आप शेप को डिवाइड कर लेंगे दो अलग अलग पार्ट्स में, चाहे स्क्वायर में डिवाइड कर लें या रेक्टेंगल में। हो सकता है आपको सवाल में डायरेक्शन दे दी गई हो कि आपने किस तरह से करना है सॉल्व, रेक्टेंगल में डिवाइड करना है या स्क्वायर में। पहले आप फिगर को डिवाइड्स कर लेंगे अलग अलग पार्ट्स में एंड देन फाइंडिंग देयर एरियाज, और फिर आप उस स्क्वायर या उस रेक्टेंगल का एरिया मालूम कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना आपको आ चुका है, आपको फॉर्मूले पता है उनके। एंड सम दैट आंसर्स टू कैलकुलेट एरिया ऑफ कंपोजिट शेप, और फिर उन जो आंसर्स आएगा दो अलग अलग शेप्स का उनको क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे और इस तरह से हमें एरिया मिल जाएगा एक कंपोजिट शेप का। अब हम सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ताकि आप उसको ईजिली समझ सकें।
जैसे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ गिवन कंपोजिट शेप, सी शेप फ्रॉम बुक पेज नंबर 167 क्वेश्चन नंबर 12A। बुक पेज नंबर 167 क्वेश्चन नंबर 12A से हम शेप को देख लेते हैं ताकि हम उसको यहाँ पर सॉल्व कर सकें। यहाँ शेप ड्रॉ नहीं की गई, हम बुक यूज़ कर लेते हैं। ओपन योर बुक पेज नंबर 167। सो ये रहा 167 पेज नंबर, इस पर 12A, 12 का पार्ट ए जो है ये शेप हम सॉल्व करेंगे। कंपोजिट शेप है। कंपोजिट शेप क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास एक शेप है जिसके अंदर ये जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, और हमारे पास ये जो सेकंड पार्ट है ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल है। और सवाल में क्या कहा जा रहा है, वर्क आउट दिस फ्लोर एरियाज बाय डिवाइडिंग द शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स। इस शेप को रेक्टेंगल्स में डिवाइड करें, जैसे कि फर्स्ट पार्ट को मैंने रेक्टेंगल में डिवाइड किया और फिर सेकंड भी, यानी कि इसके अंदर इस शेप के अंदर कितने रेक्टेंगल्स मौजूद है, 2। साथ नीचे ही हमारे पास है दूसरा रेक्टेंगल। 2 रेक्टेंगल से मिलकर ये कंपोजिट शेप बनी। कंपोजिट शेप आपको पहले ही बता चुका है, कंपोजिट शेप वो होगी जो 2 से ज़्यादा फिगर से मिलकर बनेगी, चाहे वो फिगर सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो। जैसे ये 2 रेक्टेंगल से मिलकर बनी हो सकता है कोई ऐसी शेप हो जो एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर से मिलकर बनी हो, ठीक है। तो ये आपके पास है एक कंपोजिट शेप, लेंथ 3 मीटर एंड ब्रेथ है 1.5 मीटर। ये आपका एक रेक्टेंगल हो गया। अब ये रेक्टेंगल का हम नाम लिख लेते हैं, ये रेक्टेंगल नंबर ए और रेक्टेंगल नंबर बी। ये पहले हम ए का एरिया मालूम कर लेंगे, फिर हम बी का मालूम कर लेंगे और एंड में इन दोनों के आंसर्स को क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। अब जो सेकंड है इसकी ये जो चौड़ाई है इसे ब्रेथ कहा जाएगा और हमारे पास ब्रेथ है 5 मीटर और इसकी जो ये लंबाई है इसे लेंथ कहेंगे। लेंथ हमारे पास है 6.5 मीटर। इस तरह से इस लेंथ और ब्रेथ की मदद से हम इस पूरे रेक्टेंगल ए का पहले एरिया फाइंड करेंगे और फिर रेक्टेंगल नंबर बी का एरिया फाइंड करेंगे और आफ्टर फाइंडिंग दीज बोथ एरियाज हम इन दोनों को सम अप कर देंगे। इस तरह से इन दोनों को सम अप करने के बाद हमें एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ कंपोजिट शेप का, ठीक है। अब हम इनकी मदद से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए। जैसे कि पहले हम रेक्टेंगल ए का एरिया फाइंड करेंगे तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए और फिर हम दूसरी हेडिंग डाल लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी। रेक्टेंगल बी का भी डेटा यहाँ पर लिख लेंगे और फिर उसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए फाइंड करने के लिए इसकी जो लेंथ है यानी कि इसका जो डेटा वगैरह है वो हम यहाँ लिखते हैं लेंथ इक्वल्स टू एंड ब्रेथ इक्वल्स टू। इसी तरह रेक्टेंगल बी का भी लेंथ इक्वल टू एंड ब्रेथ इक्वल टू। इसको हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। लेंथ इज इक्वल टू 3 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ये है हमारे पास रेक्टेंगल ए का, ठीक है। ये हमारे पास रेक्टेंगल ए का डेटा हो गया जो हमने यहाँ लिख लिया। अब रेक्टेंगल बी का डेटा वहाँ से चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्रेथ है हमारे पास 5 मीटर और लेंथ है हमारे पास 6.5 मीटर, तो लेंथ 6.5 मीटर लिख देंगे और ब्रेथ 5 मीटर लिख देंगे। इस तरह से ही हमारे पास डेटा कंप्लीट हो चुका है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी। अब हम इनकी एरिया फाइंड करते हैं फॉर्मूले की मदद से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू सेकंड स्टेप में हम लिखेंगे लेंथ की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे 3 मीटर और ब्रेथ की जगह हम लिखेंगे 1.5 मीटर। इसी तरह से लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.5 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 = 15, 1 ऊपर चला गया कैरी में, 3 1 = 3, 3 में 1 प्लस किया 4 और वो यहाँ वंस के बाद पॉइंट है तो वंस के बाद पॉइंट लगा देंगे। 4.5 आंसर आया है, यहाँ हमने लिख दिया 4.5 और दोनों के साथ मीटर है तो हम क्या लगा देंगे मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों आया, जब रफ में करके बताती हूँ। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों वैल्यूज़ मीटर वाली हैं। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के ऊपर 1 1 पावर है तो m 1 और 1 प्लस होकर 2 आ जाएगा, m स्क्वायर आंसर के साथ लगेगा। ये हमारा एरिया आ गया है ए रेक्टेंगल का, ठीक है। इसी तरह हम बी का भी फाइंड कर लेते हैं। अब दोबारा फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ की जगह लिखेंगे 6.5, ब्रेथ की जगह पर हम लिखेंगे 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ रफ वर्क में करते हैं। 6.5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 = 25, 2 कैरी में चला गया, 5 6 = 30, 30 में 2 प्लस कर लेंगे 32 एंड देन वंस के बाद पॉइंट है तो वंस के बाद यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा 32.5, तो यहाँ आंसर आ गया 32.5 मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया हमारे रेक्टेंगल नंबर बी का। रेक्टेंगल ए
और रेक्टेंगल बी, दोनों के हमारे पास आंसर आ चुके हैं एरियाज के। ये फर्स्ट का एरिया और ये हो गया सेकंड का एरिया। अब हमने जो कंपोजिट शेप का एरिया फाइंड करना था, ये जो हमारी कंपोजिट शेप है इसमें जो ए था उसका एरिया आया है 4.5 मीटर, और ये जो बी है इसका एरिया फाइंड हुआ है 32.5। और इस पूरी कंपोजिट शेप का एरिया क्या बनेगा जब इन दोनों को सम अप कर देंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं थर्ड स्टेप, एरिया ऑफ कंपोजिट शेप, ठीक है, इज इक्वल्स टू सम ऑफ बोथ शेप्स। अब ये फॉर्मूला खुद से बनाया है, इसमें ये लिखा गया है कि एरिया ऑफ कंपोजिट शेप बराबर है सम ऑफ बोथ शेप्स, या फिर आप यूँ लिख सकते हो सम ऑफ ए रेक्टेंगल एंड सम ऑफ ए एंड बी रेक्टेंगल। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या सम ऑफ बोथ शेप्स भी लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सम अप भी कर सकते हैं। तो ये दोनों जो शेप्स हैं यानी कि दोनों आपकी रेक्टेंगल थी, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ कंपोजिट शेप, सम ऑफ बोथ शेप्स, दोनों शेप्स का एरिया ले लेते हैं। फर्स्ट का आंसर आया था, ए का आंसर आया था 4.5 और बी का आया था 32.5। तो दोनों को हम कर देंगे सम अप, यानी कि दोनों को प्लस कर देंगे। यहाँ रफ वर्क में करते हैं 32.5 और 4.5। याद रखिएगा डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, इस तरह से लिखेंगे कि डेसिमल के एग्जैक्ट नीचे डेसिमल आए। 5 में 5 प्लस किया 10, 1 ऊपर कैरी में चला गया, 6 और 1 7, पॉइंट के जहाँ है वहीं डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल अपनी जगह पर ही रहेगा, और यहाँ पर आ गया 37.0। तो इस तरह से आंसर आया है 37.0 हमारे एरिया ऑफ कंपोजिट शेप का, ठीक है। अब कंपोजिट शेप के साथ भी एक यूनिट लगाना है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये मीटर में है वैल्यू, आप लिख दीजिए मीटर स्क्वायर, इसमें भी लिख दीजिए मीटर स्क्वायर। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर एम स्क्वायर। याद रखिएगा कि कभी भी जो वेरिएबल्स होते हैं वो ऊपर से प्लस में प्लस नहीं होते, मल्टीप्लाई में प्लस होते हैं, तो दोनों में से हम एम स्क्वायर में से एक ले लेंगे, ठीक है। M4 मत लिखिएगा, एम स्क्वायर ही रहेगा। आप जब अलजेब्रा भी सॉल्व करते हैं तो याद रखिए जो आपकी वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर्स कभी भी एडिशन में प्लस नहीं होती, उनकी पावर एडिशंस में से कॉमन ले ली जाती हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, जैसे यहाँ पर एम से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एम स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर एम स्क्वायर दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, दोनों में एम स्क्वायर आ रहा है तो एक एम स्क्वायर ले लिया, ठीक है। प्लस में पावर को प्लस नहीं करना, जबकि मल्टीप्लाई में उसकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो इस तरह से 37 पॉइंट एम स्क्वायर हमारे पास आंसर आ चुका है एरिया ऑफ कंपोजिट शेप का। इट्स टाइम फॉर होमवर्क असाइनमेंट एंड टुडेज होमवर्क असाइनमेंट इज do question number 11 part C and D from book page number 167 on your notebook, and do question number 12 part B from book page number 167 on your notebook. All of you should have to complete your assignments because marks will be awarded on behalf of these submitted assignments. It's time to wind up the class. Inshallah, we will start our next topic in next video. Till then, complete your assignments, take care of yourselves and your families. Assalamu alaikum.